आंदोलन का आज 7वां दिन है। किसानों और सरकार के बीच 4 दौर की बैठक हो चुकी है। एमएसपी की कानूनी गारंटी के मुद्दे पर रविवार को चंडीगढ़ में किसान नेताओं और 3 केंद्रीय मंत्रियों के बीच चौथे दौर की बैठक हुई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि दोनों पक्षों में सकारात्मक चर्चा हुई है। केंद्र सरकार 4 और फसलों पर एमएसपी देने को तैयार हो गई है। सरकार की सहकारी समितियां एनसीसीएफ और एनएफईडी कॉन्ट्रैक्ट बनाकर अगले 5 सालों के लिए एमएसपी पर करार के साथ खरीद की गारंटी देगी। दाने खरीदने के लिए किसानों के साथ 5 सालों का समझौता करने का प्रस्ताव दिया गया है। ये समितियां किसानों से धान और गेहूं के अलावा मसूर, उड़द, मक्का और कपास की फसल एमएसपी पर खरीद के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जिसमें खरीद की कोई लिमिट नहीं होगी। केंद्र के इस प्रस्ताव पर किसानों के फैसले का इंतजार है। किसान नेताओं ने कहा है कि उनकी कई मांगों पर बातचीत हुई है, हालांकि अभी भी कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी है। सरकार के सुझाव पर सभी संगठनों से बात कर इस पर अंतिम फैसला आ जाएगा। दिल्ली कूच का कार्यक्रम तब तक के लिए स्थगित रहेगा, यानी किसान फिलहाल शंभू बॉर्डर पर ही रहेंगे। किसान आंदोलन की वजह से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। भारी जाम की वजह से कहीं आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। एक बार ब्रीफ में समझ लेते हैं कि किसानों की इस बार आंदोलन से मांगे क्या क्या है। पहला, केंद्र सरकार द्वारा बैठक में एमएसपी की गारंटी दी जाए, स्वामीनाथन आयोग की रिकमेंडेशन और किसानों के कर्ज माफी आदि के लिए 3 मुद्दों पर आम राय बनाने का प्रयास किया जाए। किसानों को खासतौर पर एमएसपी के मुद्दों पर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए एक फ्रेमवर्क पर सहमत करने का प्रयास जारी है। जान लेते हैं कि इस बार कौन कौन से वो किसान नेता हैं जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। चंडीगढ़ में हो रही बैठक में किसानों से जुड़े 14 संगठन हिस्सा ले रहे हैं। इसमें प्रतिनिधि के तौर पर प्रमुख रूप से ये किसान नेता शामिल हैं। पहला जगजीत सिंह डल्लेवाल, दूसरा सरवंत सिंह पंडेर, तीसरा जसविंदर सिंह, चौथा सुरजीत सिंह, 5वां अमरजीत सिंह पुरी। साल 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किसानों के आंदोलन ने देश का माहौल गरमा दिया है। 13 फरवरी से शुरू हुआ किसानों का ये आंदोलन दिल्ली चलो मार्च के बाद और ज्यादा बड़ा हो गया। किसान 13 फरवरी से ही दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि वो केंद्र सरकार पर दबाव बना सकें और अपनी सारी मांगे मनवा सकें। दरअसल किसानों की सबसे बड़ी मांग है एमएसपी की गारंटी को लेकर। तो आज इस वीडियो में विस्तार से समझ लेते हैं कि ये एमएसपी को लेकर पूरा माजरा क्या है। आखिर सरकार और किसान मिलकर इस समस्या का हल क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? क्या वाकई में किसानों की मांग जायज है या फिर किसानों का इस्तेमाल किसी राजनीति के तहत किया जा रहा है? आइए इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में बताएं। क्या है एमएसपी का गणित? किसानों को फायदा पहुंचाने और उन्हें किसी भी नुकसान से बचाने के लिए फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था काफी सालों से चल रही है। केंद्रीय सरकार फसलों की मिनिमम कीमत तय करती है, जिसे एमएसपी या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर किसी भी फसल की कीमत बाजार के हिसाब से कम हो जाती है, तब भी सरकार उसे एमएसपी पर ही खरीदती है। करीब 60 साल पहले तत्कालीन सरकार ने देश को अनाज की कमी से बचाने के लिए गेहूं पर एमएसपी शुरू की थी। लेकिन सवाल है कि किसानों को किस बात का डर है? दरअसल 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद भी किसान की सरकार के प्रति नाराजगी और डिमांड्स और ज्यादा बढ़ गई हैं। सवाल एमएसपी का है और डर भी इसी बात को लेकर है। एमएसपी इस आधार पर तय होती है कि किसानों को उनकी कॉस्ट का 50% रिटर्न मिल सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई जगहों और मौकों पर किसानों से कम कीमत पर फसल खरीद ली जाती है। अभी तक इस पर कोई कानून नहीं बना है। ऐसे में किसान अपनी बात को कानूनी तरीके से कैसे और कहां रखें? किसानों का मानना है कि किस कोर्ट में वो अपने हक की बात कहें। कोर्ट भी कानून के दायरे में रहकर ही किसानों की बात सुनेगा। जब कानून ही नहीं है, सिर्फ नियम है, तो सरकार चाहे तो एमएसपी कभी भी रोक सकती है या फिर उसे खत्म भी कर सकती है। इसी बात का किसानों को सबसे ज्यादा डर है और इसी बात को लेकर हो रहे हैं प्रदर्शन। अब समझ रहे थे कि एमएसपी से कितना लाभ होता है किसानों को। ये बात समझना काफी जरूरी है कि सरकार हर फसल पर एमएसपी नहीं देती है। सरकार की ओर से 24 फसलों पर एमएसपी तय होती है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट की ओर से गन्ने की एमएसपी तय की जाती है। ये एक डिपार्टमेंट के तौर पर सुझाव देता है। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कानून के रूप में एमएसपी तय कर सके। ये बस एक विभाग है जो सुझाव देता है। ये कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो कानूनी रूप से एमएसपी लागू कर सके।
बता दें कि अगस्त 2014 यानी करीब 10 साल पहले शांता कुमार कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि देश में सिर्फ 6% किसानों को एमएसपी का बेनिफिट मिल पाता है। बिहार में तो एमएसपी पर खरीद ही नहीं होती है। वहाँ राज्य सरकार की ओर से प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी वो सोसाइटीज जो कि प्राइवेटली ऑपरेटेड हैं, उनका गठन किया जाता है जो किसानों से डायरेक्ट अनाज खरीदती हैं। लेकिन किसानों का कहना है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस काफी अनाज खरीदती हैं और देर से पेमेंट करती हैं। किसानों को ज्यादातर फसल कम कीमत पर ही बेचनी पड़ती है। सवाल ये भी है कि किसानों की मांग कितनी वैलिड है। दरअसल किसान समूह यूनिवर्सल एमएसपी के लिए एक कानून की मांग कर रहे हैं, यानी किसान की हर एक फसल को केंद्र में सरकार द्वारा एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए खुला होना चाहिए। वैसे इस तर्क को कुछ आंकड़ों से खारिज किया जा सकता है। पहला, वित्त वर्ष 2020 में कृषि उपज का कुल मूल्य 40 लाख करोड़ था, जिसमें डेयरी, खेती, बागवानी, पशुधन और एमएसपी फसलों के उत्पादन शामिल हैं। दूसरा ये कि वित्त वर्ष 2020 में कुल कृषि उपज का बाजार मूल्य 10 करोड़ रुपए है। इसमें 24 फसलें शामिल हैं जो एमएसपी के दायरे में शामिल हैं। बता दें कि वित्त वर्ष 2020 के लिए कुल एमएसपी खरीद 2.5 लाख करोड़ थी, यानी कुल कृषि उपज का 6.2% और एमएसपी के तहत उपज का लगभग 25%। अगर एमएसपी गारंटी कानून लाया जाता है तो सरकार पर कम से कम हर साल 10 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये रकम सरकार के उस कैपिटल एक्सपेंडिचर के बराबर है जो कि देश की इंफ्रा पर खर्च होना है। यहाँ समझने वाली बात ये भी है कि बीते 7 साल में सरकार ने औसतन 10 लाख करोड़ रुपए हर साल इंफ्रा पर भी खर्च नहीं किए हैं। साल 2016 से 2013 के बीच इंफ्रा पर कुल खर्च 67 लाख करोड़ का हुआ है। इसका मतलब ये भी है कि यूनिवर्सल एमएसपी डिमांड का कोई इकोनॉमिक या फिस्कल मतलब नहीं है। ये सरकार के खिलाफ एक राजनीति से प्रेरित तर्क है जिसने बीते 10 सालों में रिकॉर्ड वेलफेयर स्कीम का ऐलान किया है।